नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच। न्यूज पंच में हर खबर पर होगा सीधा वार, सवालों के साथ, सबूतों के साथ हम करेंगे विश्लेषण, रखेंगे आंकड़े और दिखाएंगे ग्राउंड से खबर की असली तस्वीर, ताकि आप जान सकें क्या है पूरी खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का राज्यसभा में संबोधन। अगर हम बात करें टॉप लाइन की, तो चुनौतियों से निपटता भारत। सबसे पहले इस वक्त की हमारी टॉप लाइन कि कैसे इस वक्त चुनौतियों से निपटता वो भारत साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारत है तैयार। राज्यसभा में कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम संबोधन होने जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और बढ़ता युद्ध और उसके बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता, इन सभी मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री देश को भरोसा देने वाले हैं। कल लोकसभा में सरकार का पक्ष रखने के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री साफ संदेश दे सकते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत एकजुट है, सतर्क है और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जी हां, इस वक्त भारत है तैयार। साफ तौर पर संकट पर संसद में बयान, मिडिल ईस्ट संकट में भारत की तैयारी। इस वक्त इसी टॉप लाइन के साथ आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच। तो आपको बता दें कि पश्चिम एशिया के हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। युद्ध ने न सिर्फ मानवीय संकट खड़ा कर दिया बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत ने दिखाया है कि संकट में संयम, कूटनीति में दम और नागरिकों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री का राज्यसभा में संबोधन बेहद अहम है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। पश्चिम एशिया हालात पर करेंगे बात, भारत के कूटनीतिक प्रयासों पर कर सकते हैं बात और लगातार प्रधानमंत्री मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार इसकी समीक्षा हो रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और कल लोकसभा को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, जिसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात की बात कही थी कि कैसे इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत एकजुटता के साथ, संयम के साथ खड़ा है और संकट में एकजुट होता हुआ देश साफ तौर पर नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया के हालात जिस तरह से चिंताजनक बने हुए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का फोकस साफ है। हर भारतीय की सुरक्षित वापसी, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता और ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता के साथ दुनिया को शांति का संदेश। भारत ने खाड़ी देशों को साफ कहा है कि युद्ध नहीं, बातचीत ही है समाधान। खाड़ी देशों से लगातार संघर्ष खत्म करने की बात कर रहा है भारत और शांति, बातचीत और कूटनीति से किस तरह से इस मुश्किल हालात में आप समाधान निकाल सकते हैं, यही है अहम फोकस भारत का। संकट में एकजुट देश भी नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया के हालात इस वक्त जिस तरह से बने हुए हैं, युद्ध के कारण आर्थिक, मानवीय संकट साफ तौर पर उभर रहा है। भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत के लिए और खाड़ी देशों में भी जिस तरह से संघर्ष खत्म करने की बात हो रही है। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं से लगातार संवाद किया है। कब किससे बात की, आइए समझने का प्रयास करते हैं। 17 मार्च 2026 शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात। तो वहीं 19 मार्च 2026 की अगर हम बात करें, अब्दुल्ला द्वितीय जॉर्डन किंग से भी बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही इमानुएल मैक्रो राष्ट्रपति फ्रांस, इनसे भी बात करी। फ्रांस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने अनवर इब्राहिम, मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी बात करी। लगातार विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री संवाद बना रहे हैं। हैथम बिन तारिक जो ओमान के सुल्तान हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। साथ ही हामिद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया, क्योंकि तमाम खाड़ी देश हैं जो इस वक्त सीधे निशाने पर हैं। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री ने बात की और साथ ही ईरान जो इसका सेंटर है, उसके राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री ने बात की। जहां एक और युद्ध की आंच है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की रणनीति ने ऊर्जा सुरक्षा की मजबूत ढाल तैयार की है और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील इलाके से सीधे रुख करेंगे राज्यसभा का इस वक्त प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, माननीय सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से
हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं।
हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं।
सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है। ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था जब भारत अपने जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल यानी एपीआई के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही एपीआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम
परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। आदरणीय सभापति जी, ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही
यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd of राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम संबोधन, बेहद अहम वक्तव्य की इस वक्त जिस तरह की हालात हैं वो बेहद चिंताजनक है। जो उनके संबोधन के वक्तव्य की अहम बातें रही, आइए बड़ी बातों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। इस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध 3 सप्ताह से जारी है, लगातार ये युद्ध जारी है, ये संघर्ष जारी है और इसने पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले लिया, ऐसा हम देख रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में इस वक्त गंभीर ऊर्जा संकट है और भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस वक्त ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं है, एक ऊर्जा संकट के रूप में भी तब्दील हो चुका है इस वक्त ये जो संघर्ष है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन ऐसे में हमें एकजुट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें बेहद धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करना है। भारत के कामगारों के लिए भी उन्होंने संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बीच भी हम देख रहे हैं कि कैसे भारत के झंडे वाले जहाज निकलकर भारत पहुंच रहे हैं। संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और संवाद का संदेश दिया कि इस मुश्किल हालातों का हल संवाद से और कूटनीतिक तरीके से ही निकलेगा। पश्चिम एशिया देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड उन्होंने बातचीत की है। लगातार प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं तमाम उन राष्ट्राध्यक्षों से जो इस वक्त इस स्थिति से निपटने में जुटे हैं। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात कही, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट अस्वीकार्य है। हॉर्मुज स्ट्रेट जिससे कि पूरे विश्व में जो सप्लाई चेन है उसका सबसे अहम कड़ी है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के रूट्स में से एक है और इसी वजह से काफी हद तक जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रुकने से भारतीय जहाज के सुरक्षित आवागमन के लिए प्रयास जारी हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं कूटनीतिक समाधान देने के लिए, समस्या के समाधान के लिए संवाद का रास्ता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया है। राज्यसभा से शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने पर यहां पर जोर है। भारत लगातार शांति की बात कर रहा है और एक बार फिर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। अब तक 3,75,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। लगातार मिसाइलों के बीच में से असुरक्षित क्षेत्रों से भारतीयों का आना जारी है। ईरान से अब तक 1,000 भारतीय लौटे हैं क्योंकि भारतीयों की सुरक्षा ये सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत की। संकट के समय में पूरी संवेदनशीलता के साथ इस वक्त काम जारी है। जो लोग फंसे हैं या जिन जरूरी चीजों की आपूर्ति की बात हो रही है उसका यहां पर खास ख्याल किया जा रहा है। भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन यहां पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना चुनौतीपूर्ण है, बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन। कूटनीति के जरिए रास्ते बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं सफलता मिल भी रही है, जिसमें हमने देखा कि कैसे उस स्ट्रेट से निकलते हुए भारत पहुंचे कुछ जहाज। भारत का प्रयास तेल गैस के जहाज सुरक्षित पहुंचे भारत इस प्रयास में जुटा हुआ है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसके गंभीर परिणाम तय होंगे। इसके दूरगामी नुकसान और इनके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। बीते दशक में भारत ने कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विजन दिया आत्मनिर्भर भारत का, ऐसे में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 65 MT की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है, लगातार उसको बेहतर करने की कोशिश है कि ईंधन के एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता ना रहे। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधे रुख कर लेते हैं राजेश राज का। राजेश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये अहम वक्तव्य रहा, एक बार फिर शांति की बात कही है, कूटनीतिक समाधान की बात कही है और साथ ही ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने कि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत तैयार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से शांति के संवाहक और शांति के दूत के रूप में दुनिया भर के मुल्क में नजर आते हैं और अपने विदेश यात्राओं के दौरान एक वैश्विक नेता की छवि वो स्थापित कर चुके हैं। ये हमने बीते 11 साल में देखा है और प्रधानमंत्री ने इन बातों का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया और कहा कि यह राज्यसभा
देश का उच्च सदन है और उच्च सदन से एक स्वर यानी सत्ता और विपक्ष दोनों का हॉर्मुज एक स्ट्रेट स्वर में जाना चाहिए। दुनिया के आवाज जो है एक स्वर में आवाज जानी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं शांति के संवाहक हैं और हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि तमाम तरह की जो विपरीत परिस्थिति है उन परिस्थितियों से निपटते हुए जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उन्हें मूलभूत दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से यह बताने की भी कोशिश की और ये कहा कि अमूमन ये देखा जाता है कि जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो कालाबाजारी और जमाखोरी की स्थिति बिल्कुल सामने आती है। बिल्कुल, और भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरी चीजों की आपूर्ति निर्बाध जारी रहे। बिल्कुल, भारत की तरफ से एक कोशिश है कि जरूरी चीजों की आपूर्ति निर्बाध जारी रहे। बिल्कुल जया, उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के जो संबंध हैं उनकी भी बहुत खूबसूरत व्याख्या की और कहा कि कोरोना के दौरान जिस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत देने की कोशिश की है, उसके जरिए कहीं ना कहीं हम इस विपरीत परिस्थिति में भी एक बड़ा संदेश और संकेत दे सकते हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है, अन्न योजना है, उसको हर हाल में जारी रखने की अपील राज्य सरकारों से की है और कहा है कि जमाखोरों और कालाबाजारियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को मुस्तैद होना होगा और इन स्थितियों में किसी भी गरीब या किसी भी जो असहाय लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने एक तरफ जहां देशवासियों को आश्वस्त किया है, वहीं देश के अन्नदाता जो किसान हैं उनके साथ भी सरकार के खड़े होने की बात कही है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार की ये पूरी कोशिश है कि वो देश के किसानों के साथ खड़ी नजर आए, देश के आम नागरिकों के साथ खड़ी नजर आए। और प्रधानमंत्री ने अब तक भारत सरकार के जो किए हुए जो कार्य हैं, बिल्कुल एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया गया है जो लगातार काम कर रहा है, शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया गया है राजेश राज, जो लगातार इस चुनौतियों से निपटने पर काम कर रहा है। किसानों का यहाँ पे संदेश दिया और साथ ही साथ राजेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो युद्ध है अगर लंबे समय तक चलने वाला है और ऐसे में इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिसकी तैयारी भी यहाँ पर भारत कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी नेता है। हमने देखा है कि विपरीत कठिन परिस्थितियों में कोरोना की जो परिस्थिति थी वो इससे बहुत बड़ी विकट परिस्थिति थी और उन परिस्थितियों में देश को संकट से बाहर निकालना, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज की व्यवस्था करना और देश में कोरोना के जो टीका थे वो टीका लगाने की व्यवस्था करना। और जब संपूर्ण देशवासियों को टीके लग गए तो दुनिया भर के मुल्क से जिन लोगों ने मदद मांगी, भारत ने मदद का हाथ भी बढ़ाया और उन देशों में भी टीकाकरण करवाने की कोशिश की। तो यह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो विल पावर है, प्रधानमंत्री की जो अपनी सदाशयता है, वो स्पष्ट तौर पर नजर आई उनके संबोधन के दौरान। और लोकसभा के भाषण और राज्यसभा के भाषण की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था वो उच्च सदन में ज्यादा ही व्यापक और ज्यादा ही प्रभावशाली रहा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देशवासियों को, किसानों को आश्वस्त करने की कोशिश की कि संकट की इस घड़ी में पूरी सरकार जो है वो देश के साथ खड़ी है, आम नागरिकों के साथ खड़ी है और किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है कि इन संकट की स्थिति में तेल, गैस और फर्टिलाइजर की किल्लत होती है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और गल्फ कंट्रीज में जो भारतीय रह रहे हैं उनको सुरक्षित अपने मिट्टी, मुल्क और वतन में लाने के लिए भी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ये प्रधानमंत्री ने देश के उच्च सदन राज्यसभा से स्पष्ट तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, और जो भारतीय इस पूरे क्षेत्र में फंसे हैं उन्हें भारत वापस लाना, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत की। राजेश राज, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज पंच में फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो।
क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो प्रधानमंत्री का अहम संबोधन कल लोकसभा में और राज्यसभा में इस मुश्किल की स्थिति में, इस संघर्ष की स्थिति में लगातार भारत शांति की बात कर रहा है, लगातार भारत एकजुट है हर चुनौती से धैर्य से निपटने में। और जो आज भारत बाकी देशों की अपेक्षाकृत एक बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, जो तैयारी, जो कूटनीतिक प्रयास यहां पर भारत के नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर यह तैयारी आज की नहीं, बीते 10 वर्षों की है, जो आज हमें नजर आ रही है। देश की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री का अहम संबोधन, अहम वक्तव्य और एनर्जी इकोनॉमी की रीढ़ है। कैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसकी आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसानों के साथ खड़ी है सरकार। आज हमारे समाज के हर व्यक्ति के साथ, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। राज्य सरकारों का आह्वान किया कि आज इस मुश्किल की स्थिति में हमें एकजुट होना होगा। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं, लगातार वो अवरुद्ध हुआ है। संसद से शांति और संवाद का संदेश यहां पर प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को दिया है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ शांति और कूटनीतिक प्रयास ही करने होंगे। होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट अस्वीकार्य है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के रूट्स में से एक है। होर्मुज स्ट्रेट के रुकने से, उसके अवरुद्ध होने से ही सप्लाई चेन में क्षति पहुंची है और जहाजों का आना जाना चुनौतीपूर्ण हुआ है। और यही वजह है कि लगातार होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात हो रही, अपील हो रही है ईरान से। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है भारत के पास, किसी भी अफवाह पर नजर ना डालें। देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक बेहद मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा जरूरतें हैं उन्हें पूरा रखने में, उसकी आपूर्ति करने में आज भारत एक बेहतर, सक्षम और बेहतर मजबूत स्थिति में काम कर रहा है। लेकिन यह आसान नहीं है। अगर ये संघर्ष और लंबे समय तक चलता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसे में हमें और भी ज्यादा तैयारी की जरूरत है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने उच्च सदन में खड़े होकर राज्यों से कहा कि ये राज्यों का सदन है। ऐसे में राज्य सरकारों का आह्वान करना चाहता हूं कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमें एक साथ काम करना होगा, हर चुनौती को पार करना होगा और अगर ज़रूरी चीज़ों को लेकर, उनकी आपूर्ति को लेकर अगर कमी होती है तो ऐसे में हमें कालाबाजारी और इन काला बाजारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। ये भी साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त बने हुए हैं। आइए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त बने हुए हैं। राजेश, यहाँ पर भारत में जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उसका लगातार प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लेकिन वैश्विक मंच पर भी प्रधानमंत्री लगातार शांति और कूटनीतिक प्रयासों की बात कर रहे हैं। लगातार विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री ने बात की है। निरंतर संवाद यहाँ पर हो रहा है कि कैसे इस स्थिति में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आए, कूटनीतिक प्रयास हो। एक बार फिर दोनों सदनों से प्रधानमंत्री ने जो शांति का आह्वान किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संसद के दोनों सदनों से हिंदुस्तान ने शांति के अग्रदूत के रूप में, शांति के संवाहक के रूप में एक बड़ा संदेश जो है वो दुनिया भर के मुल्कों को देने की कोशिश की है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया भर के मुल्क का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई और लोकतंत्र की शुरुआत बिहार के वैशाली से हुई, जहां पर लिच्छवी गणतंत्र के रूप में दुनिया भर के मुल्क को कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। आज हिंदुस्तान
उसी भूमिका में एक बार फिर अपने को पा रहा है और शांति के अग्रदूत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा, जो देश का उच्च सदन है, वहां से दुनिया भर के मुल्क को एक संदेश दिया है कि कहीं न कहीं एक परस्पर सहयोग की जो भावना है वह जहां सामने आई है, वहीं कूटनीति और परस्पर सहयोग की जो बात की गई है उसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर यह जो क्राइसिस का दौर है, इस क्राइसिस से अगर लंबे समय तक ये क्राइसिस चलता है तो इससे दुनिया भर के मुल्क प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और भी प्रभावित हो सकती है। इसका साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए जिक्र किया, लेकिन कहा कि हिंदुस्तान के पास अकूत तेल का और गैस का भंडार है जिसके जरिए हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यानी हिंदुस्तान का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इन विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहा है और प्रधानमंत्री ने उसी का एक बड़ा मैसेज जो है देश के उच्च सदन से दुनिया भर के मुल्क के लोगों को देने की कोशिश की है। और हिंदुस्तान के इतिहास पर भी अगर एक नजर डालें तो हिंदुस्तान जया हर हाल में शांति का संवाहक रहा है, शांति का अग्रदूत रहा है और कभी भी हिंसा में विश्वास करने वाला राष्ट्र नहीं है। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान में अमन, चैन, शांति की राह हमेशा यहाँ से निकलती रही है और अमन चैन का जो पैगाम है वो हिंदुस्तान दुनिया भर के मुल्क को देता रहा है और उसकी वानगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पेश की है और कल लोकसभा में उन्होंने सोमवार को पश्चिम एशिया के संकट पर अपना वक्तव्य दिया था। तो हिंदुस्तान जो है पूरी तौर पर इस संकट से निपटने के लिए कमर कसकर तैयार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लब्बो-लुआब है। बिल्कुल। और राजेश, जो कूटनीतिक प्रयास जिनकी बात यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पूरा विश्व आज उसकी सफलता देख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में आज कितने देशों के जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन उसी होर्मुज स्ट्रेट को चीरकर भारत आ रहे हैं जहाज। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता, कूटनीतिक जीत भारत की आज पूरा विश्व देख रहा है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने इसी का आह्वान किया कि होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट और उसे बंद करना अस्वीकार्य है क्योंकि पूरे विश्व की सप्लाई चेन इससे प्रभावित हो रही है। ये भी एक बहुत ही मजबूत उदाहरण के साथ एक कूटनीतिक संदेश यहाँ पर पूरे विश्व को प्रधानमंत्री ने दिया संसद से। बिल्कुल सही कहा जाए आपने कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरीके से दुनिया भर के मुल्क के जहाज फंसे हुए हैं, हिंदुस्तान बहुत ही बखूबी अपने सफल संचालन के जरिए अपने जहाज को अपने मुल्क में ला रहा है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए एक बड़ा संदेश ये भी दिया कि मेक इन इंडिया जहाजों के निर्माण के लिए भी हिंदुस्तान बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी जहाजों के मामले में आत्मनिर्भरता जो है वो हमारी आगे बढ़ने वाली है। इसका भी साफ संदेश प्रधानमंत्री के संबोधन से पता चलता है। बिल्कुल। राजेश, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कई संदेश और उदाहरण के साथ प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से अपनी आवाज यहाँ पर रखी है और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए यहाँ पे संदेश दिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज पंच में जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और इस वक्त हमारे विशेष मेहमान प्रफुल्ल केतकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं प्रफुल्ल जी का। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज पंच में। सबसे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन कल हमने लोकसभा में देखा, सुना और आज राज्यसभा में बेहद संदेश यहाँ पे न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए जो इस वक्त इस सैन्य संघर्ष और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि ये जो कल लोकसभा में और राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है उसके दो अलग अलग डायमेंशंस है। एक तो है जो हमको इंटरनल मैसेज, एक आंतरिक संदेश उन्होंने दिया है कि एज अ टीम हमको परफॉर्म करना है। जैसे कल भी उन्होंने कहा कि
कोरोना के समय जिस तरीके का हमने एकजुटता दिखाई थी, वैसा ही ये समय है। आज भी उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को परफॉर्म करना है। तो ये सीधे सीधे एक तरीके से आने वाले समय में यदि ये युद्ध की स्थिति लंबी चलती है तो देश का एक मन इस कठिन समय के लिए बने। हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि किस तरीके से अनेक शोधकर्ता भी आगे आ रहे हैं, साइंटिस्ट भी आगे आ रहे हैं। हम ऊर्जा के हमारे स्रोतों को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसमें खुद आगे बढ़कर हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े और इस पर खास करके ऊर्जा क्षेत्र में और देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनल मैसेज है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लगता है एक्सटर्नल है। भारत बहुत कम देशों में से एक ऐसा देश है जो आज ईरान से भी संवाद रखता है। ईरान की लीडरशिप उसको धन्यवाद भी करती है उसके एड के लिए, और दूसरी तरफ हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, और खाड़ी के अन्य देश जो है पश्चिम एशिया के, उन देशों पर हो रही ही किसी भी तरीके की सिविल जो नागरी व्यवस्थाएं है उन पर होने वाले हमलों की हम निंदा भी कर रहे हैं। तो हम किसी एक पक्ष के नहीं हैं, हम युद्ध के विरोध में एक तरीके से भारत खड़ा है। इसीलिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। तो ये दोहरा मैसेज मैं मानता हूं कि एक भारत को, भारत के लोगों को, भारत के सारे राजनीतिक दलों को इस वैश्विक स्थिति में अपना एक मन बनाने के लिए और वैश्विक समुदाय को कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमको मिलकर क्या करना चाहिए, ऐसे दोहरा संदेश मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने आज दिया है। बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, इस बेहद कठिन स्थिति में एक बेहद संतुलित विदेश नीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। बहुत ही मेन पॉइंट कि आज इस स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में भारत ही एक ऐसा देश है जो इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों से बातचीत कर रहा है, और साथ ही खाड़ी देशों के बाकी राष्ट्राध्यक्षों से भी। किस तरह से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोरोना का उदाहरण भी दिया कि अगर ये लंबे समय तक चलता है संघर्ष तो चुनौतियां और बढ़ेंगी। ऐसे में जो तैयारी, जो आज बाकी देशों के मुकाबले भारत एक बेहतर स्थिति में, अपेक्षाकृत एक बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है कि तैयारी भारत ने शायद 10 वर्षों पहले शुरुआत कर दी थी, जिसके आज हमें परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे संदेश टीम इंडिया को, राज्यों को कि और भी मुश्किल स्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। देखिए, सामान्यतः ऐसी स्थिति में नकारात्मकता बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। राजनीतिक दल भी अपने अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। फिर आजकल हम सब लोगों को, मीडिया में काम करने वाले लोगों को पता है कि हर विषय पर एक दूसरा एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देने लगता है, और उसके कारण भय का वातावरण बनता है। 10 वर्षों से हमने एक, चाहे हमारे पेट्रो का जो लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी को पार करते हुए हमने उसमें से हम निकले। बहुत देशों के साथ हमने, 27 देशों के साथ पहले हम ऊर्जा के संबंध में व्यापार करते थे, अब हम 41 देशों के साथ करते हैं। लैटिन अमेरिका तक के हमारे अभी व्यापार के संबंध है। इधर से ईस्ट एशिया में भी, इंडियन ओशन रीजन में भी हमने भारत की सबसे, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे एडवांस रिफाइनरीज आज विश्व में भारत में बनी हुई है, और उसमें निजी क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा सहयोग भारत में बढ़ा है। ऐसी स्थिति में एक आने वाले समय का, देखिए पिछले साल जब पहली बार ये संभावना बनी थी कि इजराइल ने भी हमला किया था हिजबुल्लाह पर और ईरान ने भी मिसाइल दागे थे, तो उस समय पहली बार हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का स्थिति बनी तो क्या होगा। और उस समय हमारे मिनिस्ट्री ने, केंद्र सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई, हमारी रिफाइनरीज को लेकर भी, हमारी स्टोरेज सिस्टम को लेकर भी, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर भी। लेकिन इसमें हमारे पास जो कम समय था वो मेनली गैस की उपलब्धता को लेकर था, और उसके लिए फिर
अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया गया, कुछ रिसर्च उसमें हुआ भी, लेकिन गैस की सप्लाई के संदर्भ में हम आज भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और इस कारण से, और हमने बीच में देखा कि सिलेंडर को लेकर, खास करके कमर्शियल सिलेंडर को लेकर किस तरीके की भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये जो मैसेज है, एक माइंडसेट तैयार करना कि भाई कठिन परिस्थिति होती है तो क्या क्या हो सकता है। तो आपने कोरोना का रेफरेंस देने के बाद ये होता है ना कि नहीं, इतने लॉकडाउन जैसी भी स्थिति जब हमारी थी तो उसमें से हम निकल गए, ये क्या है। इसमें तो हमारे लिए एक मौका है कि हम जितनी चीजों में हो सके उतने आत्मनिर्भर बन पाए, बाकी देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हमारे साइंटिस्ट इसमें और अच्छा योगदान दे, हमारे युवाओं को और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। तो और ये करते हुए हम सारे देशों के संबंध भी रखे, विदेश में जो भारतीय है उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखे। ये सारे आयाम मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने आज के अपने संबोधन में राज्यसभा में। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से जो आपने जिक्र किया कि जब अफवाहों का बाजार गर्म होता है तो वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है। पैनिक बाइंग को लेकर लगातार अपील की जा रही है। ऐसे में जब अफवाह, विपक्ष ने भी इसको लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की कि इसकी कमी और इन तमाम चीजों की कमी, इस बीच प्रधानमंत्री यहाँ पर किसानों को लेकर भी एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि अगर हम किसानों की बात करें तो उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहां पर जाता है उस अन्नदाता के लिए जो आज खड़ा है कहीं पे। निश्चित, देखिए, दो इसके डायमेंशंस है जो खेती किसानी से जुड़े हैं। एक, क्योंकि पेट्रोकेमिकल का सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा फर्टिलाइजर से भी जुड़ा हुआ है। खेती किसानी में जो फर्टिलाइजर्स या खाद जो यूज होते हैं, खास करके केमिकल स्वरूप के, उनमें बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है। तो उसकी सप्लाई पर जो असर होगा तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है। दूसरा, वैसे तो अभी ना हमको डील पता है ना डील का प्रारूप पता है, लेकिन भारत अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बहुत सारी अटकलें लगाने का प्रयास है। और पहले तो हुआ ही था, कल भी विपक्ष ने बहुत स्थानों पर आंदोलन का रूप लेते हुए भारत के हितों को, किसानों के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया, इस तरीके का एक कैंपेन चलाने का प्रयास हुआ। उस स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मैसेज पॉलिटिकल लेवल पर भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि ये राजनीति करने के विषय नहीं है, ये राष्ट्रनीति करने के विषय है। इसमें किसी भी सेक्टर को, चाहे वो फार्मर्स का सेक्टर हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस का सेक्टर हो, हमको बहुत रिस्पॉन्सिबली हम सारे लोगों को इसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मीडिया को रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो विपक्षी दल है वो प्रश्न करते हुए भी सरकार को इन बातों का ध्यान रखे कि इसका समाज पर, देश के सारी नीतिगत या नेशनल इंटरेस्ट पर इसका क्या असर होगा। और हम जो डिप्लोमेटिक या अन्य माध्यमों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें भी जो बाहर भारतीय बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा के बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी ने आज चिंता जताई है। तो जो सारे, मैं मानता हूं, समाज के जो घटक है और खास करके किसानों को ये जो आश्वासन दिया है वो उस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। बिल्कुल। राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का भी जिक्र किया कि कैसे एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना है, वो लगातार काम कर रहा है। जो भी तरह की अफवाहें सामने आ रही है, कहीं पे कमी की बात हो रही है, तो लगातार ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप काम कर रहा है। और साथ ही जो प्रफुल्ल जी ने बात उठाई कि ये राजनीति का समय नहीं है, युद्ध की स्थिति है। ऐसे में राज्य सरकारों को जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि आपको मिलकर काम करना होगा, तैयारी करनी होगी, और भी अगर मुश्किल स्थिति आती है, ये कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से जनता की बीच एक संदेश भी जा रहा है, और जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप काम कर रहा है कैसे वो इन तमाम सवालों को भी डे टू डे बेसिस पर उनका समाधान ढूंढने में लगा हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा जया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने राज्यसभा से, जो देश का उच्च सदन है, उन्होंने कहा कि यह उच्च सदन से उच्च बातें जो है वो निकल कर जानी चाहिए और एक स्वर में, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, एक स्वर में पूरे दुनिया भर के मुल्क को एक संदेश जाना चाहिए कि भारत
इन कठिन परिस्थितियों में एकजुट है और शांति का संदेश दे रहा है। बिल्कुल, और ये शांति का जो संदेश यहाँ पर भारत दे रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, यहाँ पर साथ ही जिस तरह से इस वक्त पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन है वो इस वक्त अवरुद्ध हो चुकी है और होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना अस्वीकार्य है, प्रधानमंत्री ने ये बहुत ही प्रमुखता से बात कही है। किस तरह से जो कूटनीतिक संवाद की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो बातचीत और शांति का संदेश दे रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, लगातार 2 राउंड बातचीत हो चुकी है। कैसे एक बार फिर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें शांति की राह पर आगे बढ़ना होगा? देखिए जय जी, ये हमको ये समझना पड़ेगा कि ये भूमिका भारत ने जो ली है, भारत तो ये कह सकता है कि भाई हमारे तो जहाज निकल रहे हैं, हमारी गैस की आपूर्ति तो सुनिश्चित करने में हम सफल हो रहे हैं, तो हम पूरे विश्व के, लेकिन भारत यहीं पे अंतर, भारत के नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हितों का ध्यान रखते हुए भी भारत की भूमिका विश्व मित्र की क्यों होती है? तो भारत केवल अपने हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रीट को एक तरीके से वेपनाइज किया जा रहा है, तो आज ये हुआ है, कल और कोई रास्ता हो सकता है। और ऐसे में ये एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी नियम कानून बने हुए, इंटरनेशनल लॉज बने हुए, मैरिटाइम लॉज बने हुए हैं, उनको उसका दुरुपयोग कोई भी देश कर सकता है। इतना ही नहीं हुआ है, हमको ये भी समझना होगा कि एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले हो रहे हैं। अलग अलग देशों के, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, इनकी तो पेट्रोलियम रिजर्वेयर्स और जो उनकी रिफाइनरीज है उन पर भी हमले हो रहे हैं। अब सामान्यतः स्ट्रेटेजिक किसी भी वॉरफेयर में उसके भी कुछ नियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, और ऐसे में यदि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसा ये गलियारा एक तरीके से वेपनाइज किया जाता है, युद्ध का एक तरीके से वो शिकार हो जाता है, तो इसका पूरे विश्व पर असर होगा, खास करके विकसनशील और गरीब देशों पर असर होगा। सारी सुविधाएं ये महंगी हो जाएंगी। बेसिक चीजों के लिए केवल गैस और ऑयल का संबंध नहीं है, बिल्कुल उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसका सारे लोगों पर असर होगा, और इसीलिए भारत इसके पक्ष में खड़ा है। बिल्कुल, और लगातार यही हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। के बाद स्वागत है। हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा से और फिर राज्यसभा से बेहद महत्वपूर्ण संबोधन में, बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य में पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है और कहा है कि साझा प्रयासों के तहत ही हम यहाँ पर इस मुश्किल स्थिति का समाधान निकाल सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पश्चिम एशिया में संघर्ष का, दुनिया भर के बाजारों में नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं शेयर बाजारों के हाल, लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। भारत सरकार पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि देश के लोगों को किसी विपरीत स्थिति से रूबरू ना होना पड़े। दुनिया भर के देशों में पश्चिम एशिया तनाव के असर और भारत की स्ट्रैटेजी पर देखते हैं बेहद खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और घरेलू उत्पादन से काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वहाँ पेट्रोल की कीमतों में तेज उछाल आया है।
अमेरिका में पेट्रोल के दाम 16.5% बढ़े हैं, जहां कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में ये $5 प्रति गैलन के पार पहुंच गया है। सुदूर पूर्व के देशों कंबोडिया में फ्यूल की कीमतें 67.8%, जबकि वियतनाम में 49.7% और अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 35% तक बढ़ चुकी हैं। यूरोपीय देश भी इससे अछूते नहीं हैं। जर्मनी और फ्रांस में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में तेल बचाने के लिए 4-डे वर्किंग वीक लागू कर दिया गया है, जबकि बांग्लादेश में ऊर्जा संरक्षण के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई हैं। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें हर दिन बदल रही हैं, लेकिन भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। इसके 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, टैक्स स्ट्रक्चर में लचीलापन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का बफर। भारत में तेल कीमतें पूरी तरह से रियल टाइम मार्केट पर निर्भर नहीं है। यही वजह है कि सरकार और सरकारी तेल विपणन कंपनियां अक्सर अल्पकालिक झटकों को बेअसर कर देती हैं। सरकार के पास एक्साइज ड्यूटी या वैट में बदलाव कर कीमतों को नियंत्रित रखने का विकल्प होता है। वहीं भारतीय तेल कंपनियां वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ तुरंत ग्राहकों पर नहीं डालती, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू पंप की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। सरकारी कंपनियों में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो ग्लोबल लेवल पर कीमतें बढ़ने के बावजूद जनता पर बोझ डालने के बजाय शायद घाटे का बोझ खुद उठा रही हैं। पिछले कुछ सालों में जब कच्चा तेल सस्ता हुआ था, तब इन कंपनियों ने अच्छा मुनाफा कमाया था। अब उसी मुनाफे का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ी हुई कीमतों को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है, ताकि घरेलू बाजार में दाम न बढ़ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक रणनीति के तहत, एक विजन के तहत भारत ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है और उसी का असर आज देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री के संबोधन की सबसे अहम बात कि शांति की स्थापना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और भारतीयों की सुरक्षा भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमें धैर्य के साथ हर चुनौती के साथ के लिए तैयार रहना है। टीम इंडिया को तैयार रहना है। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।